नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम कायाकल्प योग के तीसरे भाग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आपको बताएंगे कि वो जो तीन तत्व शारीरिक संरचना के लिए जो आवश्यक तीन तत्व हैं उनका क्या योगदान है और वो कैसे काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बायोमैग्नेटिक जड़ चुंबकत्व, लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति और तीसरा प्राणाधार काम द्रव या सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड, ये तीनों भाग शरीर के आवश्यक पार्ट हैं, आवश्यक अंग हैं और आपकी आयु निर्धारण में इन्हीं तीन अवयवों का सबसे ज़्यादा योगदान है। हालांकि आज की भागा दौड़ भरी जिंदगी में लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये इसी का दुष्परिणाम है कि हमारी औसत आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन तीनों अवयवों का हमारे मानव शरीर की संरचना में क्या योगदान है। साथियों, हमारा भौतिक शरीर असंख्य कोशिकाओं द्वारा निर्मित है और ये असंख्य कोशिकाएं ध्रुवीय आकर्षण या पोलर अट्रैक्शन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई। हर कोशिका के दो पोलर पार्ट होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो जो दूसरी कोशिका का धनात्मक है एक कोशिका के ऋणात्मक से जुड़ा होता है और इस तरह से सारी कोशिकाएं एक दूसरे के द्वारा पोलर अट्रैक्शन के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। और एक कोशिका सिर्फ एक तरह की नहीं होती, एक कोशिकाएं बहुत तरह की होती है और सारी कोशिकाएं अपने तरह की कोशिकाओं के साथ अलग अलग कोशिकाओं के साथ जुड़ी रहती हैं। ये कोशिकाएं जैसे मांस कोशिकाएं, एक मांस कोशिका दूसरे मांस कोशिका के साथ पोलर अट्रैक्शन से जुड़ी रहती है। दूसरी हो गई रक्त कोशिकाएं, तीसरी हो गई मज्जा कोशिकाएं, इसी तरह से अस्थि कोशिकाएं, आपकी जो बोन है, बोन की भी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं और ये सारे आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। और इनके जुड़ने का जो काम करता है वो पोलर अट्रैक्शन करता है, चुन ध्रुवीय आकर्षण करता है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक पूरी तरह की लेबोरेटरी है, पूरी तरह का प्रयोगशाला है। मतलब जैसे एक प्रयोगशाला में हर तरह का सारा काम होता है, वैसे एक कोशिका अपने तरह के सारे काम खुद भी कर लेती है और संयुक्त रूप से भी वही कोशिकाएं सारा काम करती हैं। और इन कोशिकाओं की वजह से आपके शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। मुख्य रूप से तीन प्रक्रियाएं होती हैं। एक हो गई चुंबकीय प्रक्रिया, मैग्नेटिक, दूसरी हो गई विद्युतीय प्रक्रिया और तीसरी हो गई रासायनिक प्रक्रिया। उस रासायनिक प्रक्रिया की वजह से ही आपका पाचन शक्ति, पाचन प्रणाली काम करती है। और हर कोशिका अपने बायोमैग्नेटिज्म द्वारा शरीर से जुड़ी रहती है। उसको जो भी चाहिए होता है शरीर से, जो भी आवश्यक तत्व चाहिए होता है शरीर संचालन के लिए, उसको वो ले लेती है और जो अनावश्यक तत्व है जिसकी शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है उसको आपके कर्मेंद्रियों के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो हर कोशिका की तुलना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आप छोटे शहर से कर सकते हो।
एक छोटी सी इकाई के रूप में कर सकते हो, और एक कोशिका अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। और जैसे पहले बता चुका हूँ मैं, ये सारे कोशिकाएं आपस में पोलर डायरेक्शन या ध्रुवीय आकर्षण के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, और इस तरह से सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है, तो आपका पूरा शरीर एक ढांचे में बना रहता है। अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि जब यह ढांचा शिथिल होने लगता है, तो शिथिल होने का कारण यह है कि जिसकी वजह से ये बंधी रहती है कोशिकाएं आपस में, जब वो ढीला होने लगता है, बंधन ढीला होने लगता है, तो ये कोशिकाएं भी छत विच्छत होने लगती हैं और आपका शरीर शिथिल होने लगता है। और आपको हमने जैसे पहले बताया था कि ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से बायोमैग्नेटिज्म के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब जब बायोमैग्नेटिज्म कमजोर पड़ने लगता है, तो ये कोशिकाओं का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो भी कमजोर होने लगता है और आपका शरीर शिथिल होने लगता है। और जैसे जैसे कोशिकाएं ज़्यादा कमजोर होती जाती हैं, वैसे वैसे आपका शरीर ज़्यादा कमजोर होने लगता है। तो प्रत्येक कोशिका में और इसके आसपास, जैसे एक कोशिका हो गई रक्त कोशिका या मज्जा कोशिका या अस्थि कोशिका, तो इस कोशिका के आसपास अपरिमित रूप से बहुत सारे असंख्य छोटे कण घूमते रहते हैं। और ये छोटे कण सिर्फ घूमते नहीं हैं, ये पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और कोशिकाओं के भी इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की भी परिक्रमा करती है, उसी तरह से ये जो असंख्य कण हैं हर कोशिका के इर्द गिर्द घूमते हैं, अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। और इनके घूमने के कारण शरीर में एक अपकेंद्री बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, तो ये प्रत्येक कोशिका में और इसके आसपास जो ये अपरिमित कण घूमते रहते हैं, इनके घुमाव के कारण मैंने बताया कि अपकेंद्री बल पैदा होता है और इन कणों को ही लाइफ फोर्स या जीवन शक्ति कहते हैं। इस स्व घुमाव या सेल्फ रोटेशन की वजह से एक लहर पैदा होती है, स्प्रेडिंग वेव पैदा होती है और शरीर में, पूरे शरीर में फैल जाती है। और ये लहर बायोमैग्नेटिज्म का संयुक्त रूप होती है और जो ये सब क्रियाएं होती हैं तीनों अवयवों के द्वारा, ये भौतिक शरीर की कायांतरण के लिए, कायांतरण क्रिया के लिए मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, आपको डॉक्टरों ने भी बताया होगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। उसका मतलब यही है कि ये जो इनका बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और जब जैसे जैसे ये मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का डिस्टर्ब होने लगता है, फिर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो ये बायोमैग्नेटिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए मुख्य ईंधन है, क्योंकि यही जीवन शक्ति को कंट्रोल करता है, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके केंद्रीय बल को कंट्रोल करता है और यही कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। तो इस लहर का एक छोटा सा भाग ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जैसे त्वचा, कान, आँख व जीभ से दबाव, ध्वनि, प्रकाश, गंध और स्वाद में परिवर्तित होकर खर्च हो जाता है। जीवन शक्ति की यह फैलती हुई लहर, वेव, जिनको बायोमैग्नेटिज्म या मानव चुंबकत्व कहते हैं, यह शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो कोशिकाओं के बीच ध्रुवीय आकर्षण बनाए रखती है
और शरीर को खंडित होने से बचाती है। तो ये जैव चुंबकत्व या बायोमैग्नेटिज्म आपके शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या काम करती है। तो आपको बता दें कि इस जैव चुंबकत्व की शक्ति या बायोमैग्नेटिज्म का 75% भाग मतलब 3/4 भाग आपके शरीर की जो भौतिक शरीर की जो कार्यांतरण क्रियाएं हैं, जैसे पाचन क्रिया हो गई, अनावश्यक पदार्थों का निष्कासन हो गया, जैसे आप बाथरूम करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो जो अनावश्यक तत्व हैं जो शरीर से बाहर जाते हैं, और जो पोषक तत्व हैं उसको शरीर में उपयोग में लाने के लिए या आपके शरीर को पुष्ट बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है उसमें उपयोग होता है। और इसको उपयोग करने का तरीका जो है कि आप जो खाना खाते हैं वो खाना आपके शरीर में सीधे नहीं लगता है। वो भोजन पहले रस में परिवर्तित होता है, रस से रक्त में परिवर्तित होता है, रक्त से मांस में परिवर्तित होता है, मांस को वसा में प्रोटीन में परिवर्तित होता है, फिर प्रोटीन से अस्थि में परिवर्तित होता है, और अस्थि से मज्जा में परिवर्तित होता है, और मज्जा के बाद सबसे आखिर में वह वीर्य में परिवर्तित होता है। तो यह शरीर की जो क्रियाएं हैं ये लगातार चलती रहती है। यह रूपांतरण जो है आपके भोजन से लेके और आपके वीर्य के बनने के बीच की जो प्रक्रियाएं हैं ये लगातार चलती रहती हैं, और आपके शरीर का जो बायोमैग्नेटिज्म है उसका 75% भाग मतलब 3/4 भाग इन्हीं क्रियाओं में खर्च हो जाता है। अब इस तरह की निरंतरता के लिए या जो रूपांतरण की क्रिया है इसके लिए जैव चुंबकत्व की पर्याप्त प्रबलता या डेंसिटी या इंटेंसिटी जरूरी है। अगर ये जैव चुंबकत्व कमजोर पड़ने लगेगा, कम होने लगेगा, तो ये सारी क्रियाएं जितनी मैंने आपको बताई ये सारी की सारी क्रियाएं शिथिल होने लगेंगी और आपके शरीर को का स्वस्थ रह पाना संभव नहीं है। और जो जैव चुंबकत्व या बायोमैग्नेटिज्म का 25% भाग है वो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स जो है उनमें इस्तेमाल होती हैं। अब इस ब्रेन सेल्स में बायोमैग्नेटिज्म का क्या काम है? आपको कुछ चीज़ें अनुभव करना है, वो मस्तिष्क से होता है, समझना है, तुलना करना है, परिकल्पना करना है, धारणा बनाना है, ये खुशियाँ हैं, दुख है, जो चीज़ें आपका दिमाग करता है, ये सारी क्रियाओं के लिए आपके बायोमैग्नेटिज्म या जैव चुंबकत्व का 25% भाग, 1/4 भाग इसमें उपयोग होता है। तो जब आपका बायोमैग्नेटिज्म कमजोर होने लगता है तो मन के को पर्याप्त मात्रा में जैव चुंबकत्व शक्ति नहीं मिलती है, तो आपकी सतर्कता में कमी आ जाती है, आपकी जागरूकता में कमी आ जाती है, आपकी पलकें बोझिल होने लगती है, आपको नींद सी आने लगती है, हमेशा आपको थकावट सी लगने लगती है। तो मानसिक क्रियाओं के लिए भी जैव चुंबकत्व की प्रबलता की सख्त आवश्यकता होती है। और जब भी इस जैव चुंबकत्व में किसी तरह की कमी या अवरोध आता है, अगर क्षणिक आया तो आपको थोड़ा सा कष्ट महसूस होगा। शरीर के जिस भाग में बायोमैग्नेटिज्म आपका कमजोर होता है, जैव चुंबकत्व कमजोर होता है, वहाँ पे आपको दर्द शुरू हो जाता है। अगर यह लंबे समय तक रुकता है तो फिर आपको कोई ना कोई बीमारी पकड़ती है। जिस भाग में इसका असर हुआ है, जिस भाग पे जैव चुंबकत्व कमजोर हुआ है, उससे संबंधित आपको बीमारी होती है। और जब यह बहुत ही दुर्बल हो जाता है या बहुत ही क्षीण हो जाता है बायोमैग्नेटिज्म, तब आपकी मौत हो जाती है। तो
जो बायोमैग्नेटिज्म या जैव चुंबकत्व है, इसमें तीव्रता लाने के लिए या इसको तेज करने के लिए या इसको कमज़ोर होने से बचाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वह है कायाकल्प योग। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह और अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमारी सारी कड़ियों को ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न है तो हमारे वीडियो में अपना कमेंट लिखें, आपको उसका जवाब भी मिलेगा। और इसके आगे की चीज़ें हम आपको इस कड़ी के चौथे भाग में बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।